नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फाइनली माध्यमिक आचार्य, जो हम लोग पहले 9, 10 एंड 11, 12 टीजीटी पीजीटी की अलग अलग बात किया करते थे, अब झारखंड गवर्नमेंट ने एक नियमावली के तहत दोनों को एक ग्रेड कर दिया गया। 9 to 12 उसका नाम दिया गया माध्यमिक आचार्य। इसके बारे में पहले भी हम लोग बातें कर चुके थे और ऐसा भी हम लोग उम्मीद जताए थे कि इसकी बहाली जल्द की जाएगी, स्पेशली 1373 पदों पर जिनका पेपर में लगातार बार बार पेपर में दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहाली की जाएगी, और जो बाकी सब्जेक्ट है, जो बाकी 11 सब्जेक्ट जो जनरली हुआ करते थे, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, ये सब हुआ करते थे, उनकी बहाली कब होगी। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन से क्या इसका सिलेबस रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, क्या सुधारने का मौका मिलेगा आपको, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबके बारे में जानेंगे। साथ में एक बहुत स्पेशल है आप लोग के लिए फ्री गाइडेंस एंड टेस्ट, जो ये बहाली होने वाली है। आप जैसे भी जो भी आप सब्जेक्ट हैं, जो जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, आप सभी बिल्कुल भी आपको एक पहली बार मौका मिल रहा है झारखंड में टीचर बनने का। तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे आपको नॉलेज की जरूरत होगी, तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड देता रहूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे दिए गए नीचे व्हाट्सअप का मैं लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, काइंडली वहां जाकर जरूर जुड़िएगा ताकि मैं रेगुलर आपको अपडेट्स देता रहूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक फ्री टेस्ट ये आप लोग के लिए मैंने अनाउंस किया है, ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, ये कोई कॉस्ट नहीं है और ना कोई गाइडेंस के लिए आपको कोई कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये विवरणिका जो एडवर्टीजमेंट ब्रोशर जारी करती है जेएसएससी, तो डेट के बारे में मेंशन किया गया है कि 18 जून से, ठीक है, इसी मंथ 18 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब तक रहेगा, 17/7/2025। इस एक महीने में आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस को भी मैं वीडियो के द्वारा अपलोड करूंगा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर देखिएगा। इसके बाद फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 17 है। अगर आप फोटो साइन करना, पेमेंट करना, उसका डेट रखा गया है 19। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म को सोच समझ के भरने का, लेकिन अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलतियां हो गई तो आपको सुधारने के लिए आपको 2 से 3 दिन का मौका फिर से मिलेगा। ठीक है ना, वो 21, 22, 23 ऐसे ही कोई डेट है, आप इसमें डिटेल्स देखिएगा तो मालूम चल जाएगा आपको। लेकिन हम लोग को वो नौबत नहीं आने देना है, क्योंकि उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब चीजों को आप नहीं बदल सकते हैं। तो आप हम उसका वेट क्यों करें कि बाद में चेंज करना है। अब अभी हम फॉर्म भरेंगे, अच्छे से फॉर्म भरेंगे। तो इसका नाम दिया गया है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, शॉर्टकट में JTMA CCE 2025। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा शुल्क के बारे में बात किया गया। तो हम जानते हैं कि जेएसएससी ने अपने सारे एग्जाम के लिए 100 रुपीज का फी जारी कर दिया है, और उस पर भी जो ST SC कैटेगरी है उनको फी किया गया है 50 रुपीज। ठीक है ना, ये बहुत मैटर नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये वो सीट है जिनका नया से अपग्रेड हुआ है और पहली बार झारखंड में बहाली हो रही है। राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मानव शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, गृह विज्ञान, होम साइंस, ऐसे देखिए इसको कैटेगरी बांटा गया है। ठीक है ना, ऐसे यहां पर हो गया 6 सब्जेक्ट। फिर है भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, ये एक बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत जगह नहीं था। माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, ये भी एक टीचर का पोस्ट रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम टू टाइम जितने भी अब आने वाला जनरेशन है वो बिल्कुल कंप्यूटर पर डिपेंडेंट रहने वाला। डिपेंडेंट कहने का मतलब है हमारा जिंदगी का जो आधा हिस्सा है वो कंप्यूटर ने ऐसे ही हाईजेक कर लिया है, और धीरे धीरे इसका जो परसेंटेज वो बढ़ रहा है। तो सरकार भी, गवर्नमेंट भी इन चीजों को देखते हुए कंप्यूटर का जो वैकेंसी है उसको निकाला है। तो इसमें क्या क्या है, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस भी है। हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का कितना ज्यादा इलिटरेसी है, जिसके वजह से लगातार लोग फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। डेटा साइंस, डेटा का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। डेटा जिसके पास है वही किंग है। डेटा को जैसे लोग यूज करें, आप देखते होंगे फेसबुक है, यूट्यूब है, अमेजन है, जहां भी जाइए आप, आपके डेटा का यूज करके ही आपको मालूम चलता है कि आपको क्या नीड है। ठीक है, ये सब डेटा साइंस की वजह से ही संभव हो पाता है। कंप्यूटर साइंस, ये जनरली हम लोग देख चुके हैं पहले भी। अप्लाइड इंग्लिश, ठीक है, ये भी एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। उर्दू, इस तरह का सब्जेक्ट भी कुछ है। संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, ठीक है, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, ओरठा, उड़िया, और विशेष शिक्षा, ये होता है विशेष मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, कान से दिव्यांग, आंख से दिव्यांग, बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, एक पैरालाइज्ड किया हुआ उनका एक एरिया। ठीक है ना, ऐसे बच्चे कहते हैं विशेष बच्चे, और उनके लिए वही एलिजिबल होते हैं जो विशेष शिक्षा में
प्राप्त करते हैं डिग्री, ठीक है ना, उनमें भी एक स्पेशल होता है। फिर हम यहां देखते हैं कि कौन कौन सा आपको जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो इसको बांटा गया है 4 कैटेगरी में। कैटेगरी क है, क में क्या क्या है, ये सब्जेक्ट्स है, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इनके लिए क्या होना चाहिए कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में 9 to 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति में से कम 50% अंक के साथ मास्टर्स, 50% आपका मास्टर्स होना चाहिए, तथा आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड, ठीक है, सिंपल है। अब बीएड किसी का 1 साल का है, 2 साल का है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप एलिजिबल हैं। अगर कोई तरह का डाउट है मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई है। ऐसा इसलिए दिया रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बीएड करते हैं, किन्हीं का 1 ईयर रहता है, किन्हीं का 2 ईयर, किन्हीं का बीएड प्लस एमएड रहता है, तो सभी को मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि बीएड एमएड कोर्स एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्स 3 साल का, वो भी है तो वो भी एलिजिबल है। अप्लाइड इंग्लिश के बारे क्या, इनके सबके बारे क्या बोला है कि आप संबंधित विषय में आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं ख नंबर कैटेगरी किया गया है, इसमें कौन है, सारे सब्जेक्ट है, उर्दू, बंगला, मुंडारी हो, कुरमाली, नागपुरी, अपन ये सब है। ये सब के लिए क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन, ध्यान से पढ़िएगा इन सब चीजों को। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में 9 to 12 स्तर पर पढ़ाए जाने विषयों में से, ठीक है ना, नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा बीएड। इसमें आपका स्नातकोत्तर मतलब मास्टर्स प्लस साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। यहां कुछ और भी बातें हैं तो इनको ध्यान से गौर से जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। फिर यहां पर थर्ड कैटेगरी दिया गया है विशेष शिक्षा आचार्य। यहां पे सबके लिए देखिए है बीएड, आपको यहाँ पे क्या है, मानसिक मंदता जो मेंटली रूप से थोड़े से कम बुद्धिमान के होते हैं, बहुविकलांगता जो बहुत अधिक तरीके से जिनका अधिकतम अंग विकलांग है, गतिशीलता में हानि, दिमागी पक्षाघात, मेंटली का बात यहाँ भी है, श्रवण हानि, सुनने में उनका जो सुन नहीं पाते हैं, बधिर, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम है उनको। तो ये सब में अगर आपका डिप्लोमा है या फिर जो डिग्री दिया गया है वो अगर आप है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। आते हैं लास्ट में घ नंबर जिनको दिया गया है, जो स्पेशल इस बार किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इन पदों के लिए मास्टर्स होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए, ठीक है। उसके बाद एमई मतलब एमटेक जानते हैं, बीटेक के बाद एमटेक, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, ये होना चाहिए। साथ में पहली बार है ऐसा कि आपको बीएड रखा गया है, ठीक है ना, या बीएड या एमएड, या एमएड नहीं, आपको बीएड होना चाहिए साथ में, मास्टर्स के साथ में भी, या एमएससी आईटी है, एमई है, एमटेक है, एमसीए है, साथ में आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर में मास्टर डिग्री है, चाहे वो एमई है, एमटेक है, एमसीए है, तो वो भी अगर बीएड होल्ड करते हैं तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है झारखंड में एक सभी को, आप लोग बिल्कुल इसके लिए लग जाइए, क्योंकि बाकी सभी विषयों के लिए तो लोग लगे रहते हैं, इन विषयों को लोग इग्नोर करता है। पहली बार मौका अगर मिला है झारखंड में, चूंकि अब पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से लाइनअप हो रही है, ठीक है, तो इन विषयों में अगर आप अपनी योग्यता रखते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिले, सही तरीके से आपको मार्गदर्शन मिले, उसके लिए आप मेरा नीचे दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक हो या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। वहां टाइम टू टाइम मैं आपको फ्री टेस्ट सीरीज या फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मैं अपडेट कराता रहूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं किया जाएगा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको प्रेफरेंस मिलता है अगर आप ओलंपिक स्तर पे, नेशनल लेवल पे आप गोल्ड जीत चुके हैं, ठीक है, या फिर विश्व रिकॉर्ड है, तो भी आपको इसमें कुछ आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आयु सीमा क्या बात किया है, 1 अगस्त 2025 से गिनती होगा न्यूनतम या फिर अधिकतम उम्र सीमा का, ठीक है। 40 वर्ष आपका होना चाहिए मैक्सिमम अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यू से करते हैं, और मिनिमम होना चाहिए 21 और 21 से वाले कम से 21 वाले से कम नॉट एलिजिबल, एंड एबव 40 नॉट एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप BC1 BC2 में हैं तो 2 साल का आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन मिलता है। अगर आप महिला हैं तो आपको 3 साल का मिलता है एग्जाम्पशन। अब मत बोलिएगा सर महिला भी है और BC1 BC2 तो क्या होगा, तो आप इस कैटेगरी में आइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 42 + 43 मतलब आपको 45 नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ST SC हैं तो भी आपको यहाँ पर पुरुष है महिला है डजंट मैटर, आपको 45 ईयर्स तक आप एलिजिबल है,
ठीक है, और इसे गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, इसके बाद फिर प्रमाण पत्र की बात करें। प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा अगर आप करना चाहते हैं तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको बनना चाहिए। कब के बाद का? 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। अगर आप एसडीओ या डीसी लेवल का बनाए हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी वही एसडीओ लेवल हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप 19/7/2019 के बाद का अगर बीडीओ या फिर सीओ लेवल का भी है इसके बाद का तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले का 2017 का है और वो बीडीओ लेवल का है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद का कोई भी लेवल एलिजिबल होगा। एसडीओ डीसी है 2020 है, डीसी लेवल का है तो वो एलिजिबल है। एक बस बात ध्यान रखिएगा, BC1 और BC2 वाले वो NCL कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा, नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, वो बिल्कुल है। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको इसी कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। आप इस बात को अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्लियर लिखा हुआ है कि 19/7/19 के पहले के अंचलाधिकारी मतलब सीओ स्तर के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। 16 से पहले का किसी भी स्तर का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का बात किया है, यहां भी कुछ डेट्स मेंशन है, कट ऑफ डेट मेंशन है। जैसे कि देखिए यहां पर यहां पर जाति में क्या है, अगर आप अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण जिसका मानक निर्धारित है, नीचे मानक दिया हुआ है। यहां देखते हैं 2019 के बाद का अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है। मतलब अगर आपका जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त या एसडीओ लेवल का है तो वहां डेट का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप अगर आप सीओ लेवल के हैं तो इसके बाद का चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा सीओ लेवल का। फिर क्या कहता है यहां पर? संशोधित। ठीक है, ठीक है, यहां देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के संदर्भ में। ठीक है, BC1 और BC2 का संदर्भ है तो 29/8 इसके बारे में जो बात किया है, ये जो है ये सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, मतलब एसटी और एससी के लिए एलिजिबल है कि डेट कोई मायने नहीं है। आपका 10 साल पहले का भी है तो आपका वो प्रमाण पत्र एलिजिबल है। लेकिन अगर आप BC1 या BC2 में आते हैं तो 29/8/2012 के बाद का होना चाहिए, अगर एसडीओ या फिर आपका डीसी लेवल का है तो। ठीक है, और अगर वही बात 25/2/2019 के बाद का, ये डेट को छोड़ के ये डेट देखिए, 25/2/2019 के बाद का किसी भी लेवल का मान्य होगा। वही बात को यहां पर बोला गया है। ठीक है, फिर यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीक कैटेगरी, ठीक है, उसके लोग जो है वो भी टाइम टू टाइम उनका प्रमाण पत्र बनते रहता है तो वो भी काइंडली अपना जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो जारी करा लीजिए, ताकि आपको जो आरक्षण मिलता है 10% उसका आपको बेनिफिट मिल पाए। एक बात बता दूं मैं आपको, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो BC1 और BC2 से लगभग हमेशा नीचे ही रहता है। काफी बेनिफिट आपको मिलेगा, इसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात यहां पर और है, ऑनलाइन के लिए महत्वपूर्ण कुछ दिशा निर्देश है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले कम से कम 2 बार इस ब्रोशर को जरूर पढ़िएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लिंक डाला है, उस ग्रुप में मैं इसको डाल दे रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पर आपको फॉर्म भरना है तो सिर्फ इसी वेबसाइट में जाइएगा, jssc.jharkhand.gov.in। ठीक है, आप गूगल पर सर्च मारिएगा JSSC, पहला वेबसाइट आपको यही दिखने वाला है। फिर आपको ये क्या सिस्टम क्या है, पंजीकरण संख्या, पासवर्ड। आपको पहले पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा, उसको उसी के थ्रू आपका हमेशा क्या होगा, लॉगिन होगा ऑलवेज। अभी से लेकर के आपको रिजल्ट तक उसी जो आपका पंजीकरण संख्या है या रोल नंबर आपको मिलेगा एडमिट कार्ड के टाइम या पासवर्ड है, इन सबको जरूर संभाल के रखिएगा। फिर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें दी हुई है जिनको वीडियो में सब चीज को डील करना बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 18 जून से लेकर के 17 जुलाई तक। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 19/7 से लेकर के 21/7 तक, मध्य रात्रि जनरली 12 बजे रात तक। 23 और ये है सुधार करने का, 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आपको 23, 24, 25 3 दिन का मौका मिल रहा है। मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। इसमें लेकिन आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो नाम,
वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और मेल आईडी भी। तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप बता दें, एग्जाम का स्वरूप क्या होगा, ओएमआर शीट या सीबीटी। अभी कंफर्म नहीं किया जेएसएससी ने कि एग्जाम में किस पैटर्न पे लेंगे। हम ओएमआर बेस्ड भी ले सकते हैं और सीबीटी बेस्ड भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ठीक है। फिर बात करें हम पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो जिस तरह से पीजीटी का एग्जाम होता था, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होता था 200 नंबर का, ठीक है, और ये होता था 300 नंबर का, ये 200 मार्क्स ओनली क्वालिफाइंग, और ये होता था 300 मार्क्स। इसमें आपको जनरल पेपर होता था, इस बार साथ में कंप्यूटर ऐड किया गया है, ठीक है। और ये 300 मार्क्स आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनने वाले हैं, आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो आप देर मत कीजिए, आज से नहीं अभी से अपने सब्जेक्ट में लग जाइए। इस पेपर 1 का टेंशन आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। मैंने बहुत लोगों को, सैकड़ों हजारों बच्चों को मैंने इसका टेस्ट कराया है, कोई भी बच्चे फेल नहीं करते हैं इस पेपर में, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है। 33% नंबर लाना है आपको, पेपर 1 हो या पेपर 2, नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 में सभी लोग पास करते हैं और इसका नंबर यहां पर ऐड नहीं होता है, मतलब यहां पास कर गए 33% नंबर लाने वाले या फिर 99% नंबर लाने वाले, दोनों का सेम वेटेज होगा। मेरिट आपका तय होगा पेपर 2, इसको फोकस कीजिएगा आप, अभी से लग जाइए इस पे। मौका मिलता नहीं है बार बार, कभी कभी मौका मिलता है, अगर मौका मिला है तो छोड़िए मत उसको। इसको लेकर के मैं टेस्ट अरेंज कराऊंगा, ऑर्गेनाइज कराऊंगा, वहां ज्वाइन कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, आपको बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कंसर्न होता है कि आप इस पे फोकस कीजिए फुल्ली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम आप डिटेल्स यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऐड किया, पत्र 1 सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सही। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना भी आना चाहिए, इस बात को पहले ही मेंशन कर दिया गया है। और क्या क्या रहेगा, जीएस रहेगा, कुछ साइंस रहेगा, कुछ मैथ्स रहेगा, कुछ रीजनिंग है, कुछ कंप्यूटर है, और हिंदी और अंग्रेजी भी है, सब कुछ है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, आपको 33% स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप थोड़ा सा मैथ्स लगाइए कि अगर आप कुछ नहीं भी जानती, सबको ए भी रंग के आ जाइएगा ना, तो 25 तो सही होता है, सबको ए या सबको बी, सबको सी, पॉसिबिलिटी होगा। अगर आपका किस्मत सही या खराब ना हो तो आपको 25 आपका आ जाएगा। और हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। आप तैयारी नहीं भी कीजिएगा तो मेरा ट्रस्ट कीजिए, अगर आप पेपर 2 में मेरिट लाने का दमखम रखते हैं तो यहाँ आपको 1% भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब अगर पेपर 2 में आप क्वालिफाई करते हैं और एग्जाम आपका मोर देन 1 पैटर्न में होता है, 1 पैटर्न मोर देन 1 शिफ्ट में होता है, कहने का मतलब है कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं सपोज, और आपका जो पेपर है वो मोर देन 1 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया है, मतलब कि 13 तारीख को भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है और 14 को भी हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपके स्कोर को नॉर्मलाइज करा जाएगा। नॉर्मलाइज का क्या होता है प्रोसेस, वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, वहां जाके आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। काफी थोड़ा सा पेचीदा है और बस बेसिक समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी को अनावश्यक फायदा या नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इस मेथड को यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जेएसएससी को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि इस मौका को ना आने दे और एक ही शिफ्ट में एक विषय को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा देखा गया है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, देखिए प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग होगा, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र 2 का लेवल स्नातकोत्तर स्तरीय होगा, मतलब जो सब्जेक्ट आपने, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के पढ़ रहे हैं तो एमसीए में आपने जो मैथ, आप एमसीए में आपने जो कंप्यूटर पढ़ा है वही सेम सिलेबस यहाँ पर आपको रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर मेधा के आधार पर जो भी आपको मेरिट बनेगा, जो होता है सिंपल प्रोसेस वही बनेगा। डीवी के लिए बुलाया जाता है, डीवी सबका चेक होता है, उसके बाद बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट और साथ में जारी किया जाता है कट ऑफ, ठीक है। वो एक प्रोसेस है। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि 50% होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 45% ये मिनिमम होना चाहिए। हालांकि जो कट ऑफ होता है इसे बहुत दूर होता है, इस पर फोकस नहीं करना, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। नियुक्ति, परीक्षा में सफलता पदों पर, ठीक है, नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो दिया हुआ है, जैसे से रिकमेंड करता है गवर्नमेंट के पास, शिक्षा विभाग के पास, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। एक बार रीड करने में, इन्फॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा फल प्रकाशित होने के 7 दिनों के अंदर कोई परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन दे सकता है, इस तरह का भी प्रोविजन रखा गया है। तो ट्रांसपेरेंट करने की पूरी कोशिश की जाती है इन सब एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद है परीक्षा केंद्र के मोबाइल, सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये सब आपको टाइम मिलते रहेगा,
बस आपका अभी से काम है कि जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए तैयारी करना, ताकि आपका जो एक प्रिपरेशन अच्छे दौर पे पहुंच जाए और एग्जाम में अपना बेस्ट कर पाए। ठीक है, बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स की वैकेंसी भी जल्दी आएगी, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पे बहुत प्रेशर था, हाई कोर्ट तक का दबाव था, इसलिए इनको जल्दी निकाला गया। और जो बाकी जो बची नियुक्तियां हैं, बाकी जो बची रिक्तियां हैं, उनको क्लियर करने के बाद पहले मालूम चले कि कौन से स्कूल में कितने सीट रिक्त हैं, कौन से स्कूल किस लेवल तक है। अभी 9 to 12 जो अपग्रेड किया गया है, ठीक है ना, अब ऐसा है कि जो भी स्कूल हाई स्कूल है, जो स्कूल 10 तक है, झारखंड में कैसा है, बहुत सारे स्कूल 10 तक है, बहुत सारे स्कूल 12 तक है, ऐसा है ना। तो जो स्कूल 10 तक है वहां भी माध्यमिक आचार्य को बहाल किया जाएगा और उसको भी 12 तक अपग्रेड किया जाएगा, और जो स्कूल 12 तक है वहां तो रहेंगे ही। अब गवर्नमेंट किस तरह से चीजों को इंप्लीमेंट करती है, इसमें हो सकता है थोड़ा जरूर वक्त लगे, लेकिन आज नहीं तो कल मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द झारखंड सरकार इस पर भी वैकेंसी निकालेगी। तो अगर आप लोग बाकी विषयों को भी है तो आपके पास एक मौका है प्रिपरेशन करने का, अभी से ही उन विषयों की तैयारी में लग जाइए, ताकि उस समय जब मौका आपको मिले 6 महीना के लिए, तो उस समय 6 महीना सिर्फ आप रिवीजन करें, ठीक है, और एग्जाम में क्वालिफाई हो। मौका नहीं मिलता है बार बार, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपका एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।